हम लोग इतिहास के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज का यह क्लास इस चैप्टर का चौथा पार्ट वीडियो है। यानी कि इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। यानी कि इसके पहले इस चैप्टर से संबंधित 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोग पिछला 3 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप लोग पिछला 3 पार्ट का वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से यह पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और यदि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि इसका जवाब आप लोग ना दे पाएं। और यदि आप लोग पूरा पार्ट देख लेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ जाएंगे। और यदि परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग बड़े आराम से एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो यदि आप लोग को ध्यान होगा तो पिछले पार्ट में यानी कि पिछले क्लास में हम 21 नंबर प्रश्न तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। यानी 21 नंबर में पूछा जा रहा था कि बिस्मार्क कौन था, तो यहां पर हम आपको कंप्लीट करा दिए थे 21 नंबर प्रश्न तक। और आज के इस क्लास में हम आपको 22 नंबर प्रश्न से बताएंगे। और 22 नंबर प्रश्न के आगे जितने सारे भी शेष प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको आज कंप्लीट करा देंगे। यानी कि आज के इस क्लास में आपका यह वाला चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमने इस चैप्टर में 26 महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया था, जिसमें 21 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं और 5 प्रश्न शेष बचे हुए हैं जिसको हम लोग इस क्लास में देख लेंगे। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे 22 नंबर प्रश्न से। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। बिस्मार्क के बारे में तो हम आपको बता दिए थे, लेकिन यहां पर बताएंगे कि बिस्मार्क का क्या योगदान था जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, इसी के बारे में यहां पर लिखना है। तो बस हम आपको जो भी समझाएंगे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। जब से यह प्रसा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना था। यानी कि बिस्मार्क चाहता था कि जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा दें। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। और प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमेशा बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया की सत्ता को खत्म कर दे। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक युद्ध करना पड़े या फिर बाह्य युद्ध करना पड़े। यानी कि बिस्मार्क का कहना था कि चाहे हमें कितना भी युद्ध करना पड़े, चाहे आंतरिक युद्ध करना पड़े, चाहे बाह्य युद्ध करना पड़े, लेकिन हम ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना चाहते हैं। ठीक है, इसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन कौन किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। और रक्त एवं लौह की नीति के अंतर्गत यह बोला गया था कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यदि जर्मनी का एकीकरण पूरा करना है तो इसके लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। और रक्त एवं लौह की नीति को ही अपनाया किसने? बिस्मार्क ने। और इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। ठीक है, यानी कि बिस्मार्क जो कहा था उसको कर दिखाया। वह बोला था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा और यह किया भी वही कि विशाल सेना का संगठन कर दिया। और यही नहीं, उसने सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया। जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, यदि आपको उत्तम भोजन नहीं मिलेगा, उत्तम सुविधा नहीं मिलेगा, समय पर वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग मन से काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से बिस्मार्क ने भी यह सोचा कि जो हमारा सेना है यदि उसको पूरा सुविधा नहीं देंगे तो वह हमारे लिए मन से काम नहीं करेगा। और यही सोच करके उसने सेना के लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया, उत्तम सुविधा का प्रबंध किया और सभी सेना को समय पर वेतन दिया ताकि सारे सेना हमारे लिए पूरे मन से, पूरे ठाट बाट से लड़ सके। और हुआ भी यही। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली। यानी जर्मनी का जो दुश्मन था, जो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, यानी कि ऑस्ट्रिया से उसने मित्रता कर ली। ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा बाधा था जर्मनी के एकीकरण में, इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से ही मित्रता कर ली। और इस प्रकार से यह 3 युद्ध करता है। यानी कि जो बिस्मार्क है वह 3
3 युद्ध करता है। कौन कौन 3 युद्ध करता है? तो वह करता है डेनमार्क से युद्ध करता है, फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है, फिर फ्रांस और पर्सा का युद्ध होता है। तो चलिए इस तीनों युद्ध के बारे में भी हम आपको आगे विस्तार रूप से बताएंगे। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बिस्मार्क ने रूस से दोस्ती किया, फ्रांस से दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया, और बाद में उसने फ्रांस के साथ भी युद्ध किया और ऑस्ट्रिया के साथ भी युद्ध किया। यानी जिससे दोस्ती किया उसके साथ इसने युद्ध किया। तो दोस्ती इसीलिए ने किया था कि ताकि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सके, और दोस्त बना करके बाद में इसने दुश्मन बनाया और बाद में उन सभी से युद्ध किया और सभी को युद्ध में हराया। आगे हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बिस्मार्क का क्या योगदान था जर्मनी के एकीकरण में, तो आपको यही बताना है कि उसने ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना चाहता था। वह हमेशा चाहता था कि जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा दे, और इसके लिए वह कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार था। और इसके चलते ही उसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया, और जितना बड़ा विशाल सेना का संगठन किया और उतना ही उसका उत्तम प्रबंध भी किया। यानी सभी को समय पर भोजन दिया, उत्तम सुविधा दिया और समय पर वेतन दिया। और यही नहीं, उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली, और उसने 3 युद्ध किया, जिसमें सबसे पहला युद्ध उसने डेनमार्क से किया 1864 ईस्वी में। यहां से आप लोग ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला युद्ध उसने डेनमार्क से किया, और वो भी ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के किया। यानी पहले तो उसने फ्रांस, ऑस्ट्रिया से मित्रता कर लिया, और मित्रता करके पहले अपना साथ लिया डेनमार्क से युद्ध करने में। और वह यानी कि बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया यानी कि पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों मिल करके डेनमार्क के साथ युद्ध करता है और डेनमार्क को बुरी तरह से हराता है। और बुरी तरह से हराने के बाद जो सोल्सबिंग हुआ वह पर्सा लिया, और जो होल्स्टिंग हुआ वह कौन लिया? ऑस्ट्रिया लिया। यानी डेनमार्क से युद्ध करने के बाद सोल्सबिंग जीता और होल्स्टिंग जीता, दोनों क्षेत्र का नाम था जो कि डेनमार्क के अंतर्गत पड़ता था। वह दोनों पर कब्जा कर लिया और दोनों आपस में बांट लिया। जो पर्सा था यानी कि जो बिस्मार्क था वह कहा कि हम सोल्सबिंग लेंगे, और ऑस्ट्रिया यानी कि जो मेटरनिक था वह कहा कि हम होल्स्टिंग लेंगे। तो इस प्रकार से 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध होता है, जिसमें उसने डेनमार्क को हराया और सोल्सबिंग और होल्स्टिंग लिया। लेकिन जब डेनमार्क से युद्ध खत्म हो गया तो बिस्मार्क ने सोचा कि अब ऑस्ट्रिया से ही युद्ध कर लिया जाए। यानी कि जब डेनमार्क से युद्ध हुआ तब दोनों साथ मिलकर के किया, लेकिन धीरे धीरे बिस्मार्क तो चाहता था कि किसी तरह से जर्मनी का एकीकरण हो जाए, और इसके लिए फिर से होगा यानी कि 2 साल के बाद ही उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध कर लिया और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से परास्त कर दिया। यहां पर देख लीजिए, दूसरा जो युद्ध हुआ वह 1866 ईस्वी में हुआ। यहां पर जो डेनमार्क से युद्ध हुआ था वह 1864 ईस्वी में, और जस्ट इसके 2 साल के बाद 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। किसने हरा दिया? तो पर्सा ने यानी कि बिस्मार्क ने हरा दिया। और जब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो जस्ट उसके 4 साल के बाद फ्रांस से भी युद्ध हुआ, यानी कि फ्रांस पर्सा का युद्ध 1870 में हुआ, और यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। और स्पेन की राजगद्दी को लेकर के इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई, और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया। यानी कि जब ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ उसको हरा दिया, फिर जब फ्रांस से युद्ध हुआ तो फ्रांस को भी हरा दिया और पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया। कहने का मतलब कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। उसने 3 युद्ध लड़ा और तीनों जीता, और अंत में उसने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल करके रख दिया, यानी कि इतिहास ही रच दिया। तो यह योगदान था बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो आप लोग इस पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न यह पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इसमें याद करना तो बहुत ही आसान है। डेनमार्क से युद्ध 1864 में, जस्ट इसके 2 साल के बाद यानी 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध, और जस्ट इसके 4 साल के बाद। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि पहला युद्ध के बाद 2 साल के बाद युद्ध हुआ, और उसके बाद सीधे डबल कर देना है 4 साल के बाद, यानी 1870 में फ्रांस पर्सा का युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों युद्ध के बारे में अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का जो योगदान था इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जालबेरिन क्या होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार लघु उत्तरीय में पूछा जाता है कि जालबेरिन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था है। क्या है? व्यापारिक संस्था है, जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में हुआ था और जर्मनी 1844 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया था।
ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जालबेरिन एक व्यापारिक संस्था है जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में हुआ था। और जर्मनी इसका सदस्य कब बना, तो 1844 ईस्वी में। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो यह बनेगा कि जालबेरिन क्या है, तो आपको बताना है एक व्यापारिक संस्था है। दूसरा, इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से प्रश्न रहेगा कि जालबेरिन का निर्माण कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में। और फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जालबेरिन का सदस्य कब बना, यानी कि जर्मनी जालबेरिन का सदस्य कब बना, तो 1844 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि जब जालबेरिन का निर्माण हुआ उसके 10 साल के बाद ही जर्मनी जालबेरिन का सदस्य बन गया था। तो जालबेरिन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें। ध्यान रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, यानी कि नाव चलाने का काम करता था। यह पेशे से क्या था, एक नाविक था, लेकिन तलवार चलाने में बहुत बड़ा माहिर व्यक्ति था और इस कारण से इसको तलवार व्यक्ति के भी नाम से जाना जाता था। यानी कि जो भी सैनिक था इसके लिए तलवार शब्द का ही प्रयोग करता था। तो ध्यान रखिएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था लेकिन तलवार चलाने में बहुत बड़ा माहिर था। यूरोप के 3 विभूति के बारे में हम आपको बता रहे थे, उसमें हम आपको बताए थे कि जो गैरीबाल्डी है उसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए यहां पर हम आपको बताते हैं कि गैरीबाल्डी ने क्या क्या कार्य किया। देखिए 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली और नेपल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। कौन, गैरीबाल्डी। यानी कि गैरीबाल्डी जो है वह इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर पूरे जोश खरोश के साथ यानी पूरे ताकत के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है गैरीबाल्डी। यह पेशे से एक नाविक था, जब सैनिक भी इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि गैरीबाल्डी तलवार चलाने में इतना माहिर था कि इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह मेजनी का समर्थक था। मेजनी के बारे में हम आपको बताए थे, जिसने नागरिक आंदोलन चलाया था और जो यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। और जो मेजनी था वह भी एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए यह मेजनी के विचारों से प्रभावित था और मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। यानी कि जो गैरीबाल्डी था वह सोचता था कि मेजनी का जो सपना अधूरा रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। इन्होंने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। ठीक है, गैरीबाल्डी ने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया गया था। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है गैरीबाल्डी ने। ठीक है, तो गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती का संगठन किया था और इसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरुद्ध काउंट काबूर ने किया। काउंट काबूर के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया। यानी कि युद्ध किया किसके साथ, काउंट काबूर के साथ, क्योंकि इसका विरोध कौन कर रहा था, काउंट काबूर ही कर रहा था। तो जब यह रोम पर आक्रमण किया और जो क्षेत्र जीत गया, और जीतने के बाद यह क्या किया कि जो सारा क्षेत्र था वह विक्टर को सौंप दिया और इटली का शासक था। कौन, विक्टर मैनुअल। विक्टर मैनुअल के बारे में हम आपको बताए हैं कि वह इटली का शासक था। तो जब गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण करता है और जब रोम को जीत जाता है, तो जीतने के बाद जो भी क्षेत्र वह जीतता है उसको वह इटली के शासक यानी विक्टर मैनुअल को सौंप देता है और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगता है। यानी कि पहले वह बहुत बड़ा व्यक्ति था, यानी कि एक सम्राट था, और सम्राट की तरह वह रोम से युद्ध करता है 1862 ईस्वी में। और युद्ध करने के बाद जो क्षेत्र वह जीतता है वह पूरा क्षेत्र इटली के शासक यानी विक्टर मैनुअल को सौंप देता है और खुद एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। ध्यान रखिएगा कि यह पेशे से एक नाविक था और लाल कुर्ती का गठन किया था। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको हम बार बार दोहराते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो गैरीबाल्डी के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, कि पहला तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पेशे से एक नाविक था और यह मेजनी का समर्थक था और यह मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। उसके बाद यह लाल कुर्ती का गठन किया और 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और जो भी क्षेत्र जीता वह इटली के शासक को यानी विक्टर मैनुअल को दे दिया और खुद एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। तो यदि आपसे परीक्षा में गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बता दीजिएगा।
अब चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, अधिकतर बार पूछा जाता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यूनान एक बहुत ही सभ्य देश था। यूनान एक बहुत ही सभ्य और गौरवमय इसका इतिहास रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्राचीन यूनान का अपना जो अतीत है, यानी कि जो अपना इतिहास है, वह गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है। यानी कि जो यूरोप में सभ्यता और संस्कृति था उसको बचा करके कौन रखा था? तो यूनान ही रखा था। यानी इसलिए ही इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। यानी कि यूनान के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, कला सीखने के लिए आते थे, साहित्य सीखने के लिए आते थे, संस्कृत सीखने के लिए आते थे। दर्शन आदि का यह केंद्र बिंदु ही था। ध्यान रखिएगा, इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे। यानी कि यूनान से शिक्षा पाकर के दूसरे देश वाले लोग अपना विकास कर रहे थे, लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था? तो क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तो सबसे पहला लाइन तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। और यूनान में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साहित्य सीखने के लिए, कला सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए। यानी कि विदेशों से लोग यहाँ पर शिक्षा पाने के लिए आते थे, और जब शिक्षा पा करके जाते थे तो अपने देश का बहुत ही ज़्यादा विकास करते थे। यानी कि यूनान से सीख करके बाकी देश वाले लोग अपना विकास कर रहे थे, लेकिन खुद यूनान का विकास नहीं हो रहा था, खुद यूनान तरक्की नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? तो क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। और तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइड संस्था का गठन किया गया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यानी कि जो इसे गुलाम बनाए हुए था, यानी कि तुर्की को मिटाने के लिए हिटोरिया फिलाइड नामक एक संस्था का गठन होता है और तुर्की को मिटाने का प्रयास किया जाता है कि तुर्की हमें गुलाम बनाए हुए है, इसको ही मिटा देना है। और इसके लिए क्या किया जाता है? हिटोरिया फिलाइड नामक संस्था, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, हिटोरिया फिलाइड नामक संस्था का गठन होता है। और यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। और इस यूनान स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो गए। यानी कि इसी स्वतंत्रता आंदोलन के बीच में इंग्लैंड के एक महान कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, वह शहीद हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और इनके मरते ही पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर दौड़ जाता है। यानी कि पूरे यूरोप में यह बात फैल जाता है कि लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई है, और पूरे यूरोप में आंदोलन हो जाता है। यानी पूरे यूरोप के लोगों में आक्रोश का लहर दौड़ जाता है। और 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर के तुर्की का विरोध किया। यानी कि यूनान को जो गुलाम बनाए हुए था, यानी कि तुर्की का विरोध कौन किया? रूस किया, फ्रांस किया और इंग्लैंड किया। और इस प्रकार से 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई और यूनान और तुर्की के बीच हुआ। जो एड्रियानोपुल की संधि हुआ वह यूनान और तुर्की के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, और बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तुर्की और यूनान को मिलाने के लिए उन दोनों के बीच में जो संधि हुआ था उस संधि का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि कितने ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1829 ईस्वी में, जिसमें तुर्की की हार हो गई। और अंततः 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया गया। यानी मुख्य रूप से यूनान को आजाद करने का जो श्रेय जाता है वह 1827 ईस्वी के सम्मेलन के बाद से ही शुरू हो जाता है। यानी 1827 ईस्वी में जो लंदन में सम्मेलन हुआ था और जिसमें तुर्की का विरोध कौन किया था? तो रूस, फ्रांस और इंग्लैंड किया था। और जस्ट उसके 2 साल के बाद एड्रियानोपुल की संधि होती है जिसमें तुर्की की हार हो जाती है। और 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया जाता है और यूनान का जो राजा है वह ऑटो को बना दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब यूनान आजाद हो गया तो वहां का एक प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वहां एक राजा बनना चाहिए। और राजा किसको बनाया गया? तो ऑटो को बनाया गया। इस प्रकार से यही कहानी है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की।
तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक बात लिख देना है कि यूनान को ज्ञान विज्ञान शिक्षा कला साहित्य संस्कृत तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु माना जाता है और बाकी सारे जो देश वाले थे वह यूनान से आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने देश का तरक्की करते थे, लेकिन खुद यूनान तरक्की नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। और तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइड नामक एक संस्था का गठन भी होता है और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास भी किया जाता है, क्योंकि यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। और इसी के लिए 1827 ईस्वी में क्या होता है कि लंदन में एक सम्मेलन होता है। अब सम्मेलन क्यों होता है? क्योंकि सभी लोग वहां पर आक्रोश से भर जाते हैं लॉर्ड बायरन की मृत्यु के बाद, यानी कि इंग्लैंड के जो कवि थे लॉर्ड बायरन, उनकी मृत्यु के बाद पूरे यूरोप के लोगों में आक्रोश भर जाता है। और इसी बीच 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन होता है, उसमें तुर्की का विरोध रूस, फ्रांस और इंग्लैंड करता है। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि होती है जिसमें तुर्की का हार हो जाता है और अंततः 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया जाता है और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन की क्या कहानी है, यूनान एक स्वतंत्र देश कैसे बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना, तो यही आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें तो फिर आपको इतना लिखना पड़ेगा। और क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है इसलिए इतना तो आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा। अब चलिए अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। विलियम प्रथम के बारे में हम आपको बताए थे, जो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाए और इसके लिए वह फ्रांस से दोस्ती भी कर लिया था। हम आपको बताए थे कि चूंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस पहले आपस में मित्र था और इसलिए विलियम प्रथम फ्रांस से मित्रता कर लिया था। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो चलिए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। कि यह जाहिर सा तथ्य है कि जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था तथा रक्त एवं लौह की नीति। यानी कि बिस्मार्क ने जो रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किया था वह सब कुछ जर्मनी के एकीकरण के लिए ही हुआ था और साथ ही विशाल सेना का संगठन भी हुआ था। लेकिन विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा। पहले भी यह बात हम आपको बता चुके हैं कि विलियम प्रथम यह जानता था कि यदि जर्मनी का एकीकरण करना है तो इसके लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों को बुरी तरीके से पराजित करना होगा, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में दोस्ती था, यानी कि दोनों बहुत पक्के मित्र थे। इस वजह से विलियम प्रथम यह जानता था कि दोनों को हराना पड़ेगा और इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है। यानी दोनों को जो हराने का काम है वह बिस्मार्क ही कर सकता है। और अभी ना हम आपको ऊपर में बता रहे थे कि बिस्मार्क 3 युद्ध किया, पहला डेनमार्क के साथ युद्ध, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध और तीसरा फ्रांस के साथ युद्ध। तो यही विलियम प्रथम ही यह बात जानता था कि यह काम बिस्मार्क ही करेगा और बिस्मार्क ने इसको करके भी दिखाया था। अतः वर्षा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर के संसद में विवाद उठ गया और इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा किया गया। यानी कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए भी जर्मनी का एकीकरण पूरा करना असंभव था। तो विलियम प्रथम का क्या योगदान था और बिस्मार्क का क्या योगदान था आप लोग यहां पर देख लिए। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। यानी कि यदि अगर बिस्मार्क अकेले सोचता कि हम जर्मनी का एकीकरण कर दें तो यह असंभव था। किसके बगैर? तो विलियम प्रथम के बगैर, क्योंकि विलियम प्रथम के पास दिमाग था, यह कूटनीतिज्ञ था और यह बात अच्छे तरीके से जानता था कि यदि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा। और साथ ही साथ वह यह बात भी जानता था कि यह काम बिस्मार्क ही कर सकता है और बिस्मार्क के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए क्या किया कि बिस्मार्क ने अपने राज्य प्रशा में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया, लेकिन सैनिक का खर्च कहां से आएगा इस बात को लेकर के संसद में विवाद उठ गया और इस समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर सहयोग किया और इस प्रकार से एकीकरण का सपना पूरा हो गया। यानी कि अंततः जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसी प्रश्न के साथ आपका यह पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो जाता है। कुल 26 प्रश्न हम आपको बताए। यदि आप लोग इस 26 प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, यदि अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जितना प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, यानी कि इसी 26 प्रश्न में से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 4 पार्ट इस टोटल चैप्टर में बना है। आप लोग चारों पार्ट को अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और समय समय पर आप लोग जरूर रिवाइज करते रहिएगा ताकि सारा कुछ आपके दिमाग में अप टू डेट हो जाए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। यदि आप लोग को सारे प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे और यदि आप लोग सब्जेक्टिव समझ गए हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव भी आप लोग बड़े आराम से समझ जाइएगा। तो अगले क्लास में हम इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जितना सारा भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।